ये है पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर, सेक्शन 49 के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तुमको दिख रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, एंड यह इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे सेक्शन 49 की। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। पहला है मोड ऑफ डिपॉजिट। अगर आपको कैश लेजर में पैसे जमा करने, कौन सी मोड ऑफ डिपॉजिट है? दो है ब्रॉडली, एक है ऑनलाइन मोड, दूसरा है ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में कौन कौन से तरीकों से कर सकते हो? पहले दो ही थे, अब और दो इन्होंने ऐड कर दिए ऑनलाइन मोड में। पहला है इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज बैंक, ये तो पहले भी होता था, अब उन्होंने यूपीआई एंड आईएमपीएस फ्रॉम एनी बैंक ये ऐड कर दिया है। ग्रीन बॉक्स में है, स्टार है, मतलब इस बार की अमेंडमेंट है। तो अगर आप यूपीआई या फिर आईएमपीएस कर रहे हो तो ये भी प्रेफर्ड अभी ऑनलाइन मोड इन्होंने ऐड कर दिया है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑफ ओनली ऑथराइज बैंक, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन मोड हो गई। ऑफलाइन मोड से अगर आपको पैसे जमा करने हैं, एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो फ्रॉम एनी बैंक, या फिर ओवर द काउंटर भी डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन ओवर द काउंटर पैसे जमा करने के लिए आपके पास यहाँ पे मॉनिटरी लिमिट है। पर चालान पर टैक्स पीरियड अप टू ₹10,000 ही आप जमा कर सकते हो, उससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ लास्ट वाला जो ऑफलाइन मोड में ओवर द काउंटर, उसके लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी है, एनईएफटी आरटीजीएस के लिए नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर आप ओवर द काउंटर अप टू ओवर द काउंटर कोई पैसे जमा कर रहा है, ये दो कैटेगरीज में आ रहा है, तो इन लोगों के लिए 10,000 रुपए की मॉनिटरी लिमिट अप्लाई नहीं होती। गवर्नमेंट डिपॉजिट जो कर रहा है वो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है या फिर एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे उस केस में 10,000 रुपए की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और उसी के अंदर दूसरा एक्सेप्शन ये है कि प्रॉपर ऑफिसर या फिर एनी अदर ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड, उन्होंने कुछ काम किए हैं, उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने पैसा जमा किया, कुछ रिकवरी की है, रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, अनरजिस्टर्ड से, किसी से भी, या फिर रिकवरी, दिस आल्सो इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाय सेल ऑफ मोबाइल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी पैसा रिकवर किया वो अगर वो लोग डिपॉजिट करते हैं, प्रॉपर ऑफिसर और ऑथराइज ऑफिसर, यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और उसी के बाद नीचे लिखा हुआ है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर या दूसरा ऑफिसर ने कुछ पैसे कलेक्ट किए, किसी से वसूली की है, कैश चेक या किसी भी तरीके से उससे पैसे वसूली किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फिर कोई एनफोर्समेंट एक्टिविटी के दौरान, या फिर एड हॉक डिपॉजिट, किसी से भी कुछ इंस्पेक्शन वगैरह के टाइम पे वसूल किया, या फिर कहीं से उनको मिल गए और ये कुछ ऐसे ही थे जो जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करने हैं, तो वो अगर जमा करते हैं तो यहाँ पे कोई भी 10,000 रुपए की लिमिट अप्लाई नहीं होती ओवर द काउंटर, अगर गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट डिपॉजिट या प्रॉपर ऑफिसर करते हैं। ये हमने देखा मोड ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद में टाइप ऑफ चालान, अगर आपको पैसे जमा करने हैं तो देयर इज सिंगल चालान, फिर चाहे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, कोई भी अमाउंट हो, सिंगल चालान है, उसी से सारा काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 इज मोड ऑफ चालान। अब चालान बनाने के लिए आपको क्या फिजिकल मैनुअल मोड के रास्ते से जाना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड? देखो भाई, अब मैनुअल और फिजिकल चालान तो कंप्लीटली बंद हो गए, दोज आर नॉट अलाउड इन द जीएसटी रिजीम। ई चालान बनाना मैंडेटरी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक चालान ही बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक चालान कोई भी पर्सन बना सकता है, बस उसको अपनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, ये सारी अमाउंट उसको बराबर से डालनी है और वो चालान जनरेट हो जाएगा। एक बार चालान जनरेट हुआ तो वो वैलिड होता है 15 डेज के लिए। और अगर कुछ कमीशन चार्जेस, बैंक वाले कुछ कमीशन चार्जेस चार्ज करते हैं तो वो हमको ही बॉन्ड करना होगा, वो जो पर्सन पैसे जमा कर रहा है उसी को बॉन्ड करना होगा, गवर्नमेंट उसको बॉन्ड नहीं करेगी। तो अगर मान लो आपको 20,000 रुपए जमा करने, तो 20,000 रुपए जमा करो, प्लस जो भी कमीशन चार्जेस है वो आपको ही बॉन्ड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं 20,000 में से कुछ कमीशन माइनस करके नेट गवर्नमेंट को दो, ठीक है। ये पूरी बातें थी मोड ऑफ चालान पॉइंट नंबर 3 की। उसके बाद पैसा पेमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को पैसे जमा करने हैं तो उसके लिए इन्होंने बोला टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर एक जनरेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे अकाउंट पोर्टल पे नंबर जनरेट होगा और उसके बेसिस पे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी पैसा जमा कर सकता है। मैंडेट फॉर्म फॉर एनईएफटी आरटीजीएस, ये एक्चुअली मेरे को ऊपर ही डाल देना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो, जब भी आप चालान जनरेट करते हो फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी ऑफलाइन मोड वाला एनईएफटी या आरटीजीएस पेमेंट करने के लिए, आप जब चालान जनरेट करते हो तो आपके चालान के साथ में एक मैंडेट फॉर्म जनरेट हो जाता है। तो ई चालान और मैंडेट फॉर्म दोनों साथ में जनरेट होते हैं एनईएफटी आरटीजीएस के लिए, और इन दोनों की वैलिडिटी सेम होती है। ई चालान की वैलिडिटी तो अभी हमने देखा 15 दिन के लिए वैलिड होता है, और मैंडेट फॉर्म जो जनरेट होता है एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए वो भी 15 दिन के लिए ही वैलिड होता है। जब आप बैंक में पैसे भरने जाते हो ओवर द काउंटर, तो आपको मैंडेट फॉर्म लेके जाके बैंक को देना होता है भर के। पॉइंट नंबर 6 में चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये पूरी प्रोसीजर बैंक में होती है, जब आप जाते हो या फिर चलो डायरेक्ट भी ऑनलाइन भी करते हो, तो ये पूरा प्रोसीजर बैंक के वाया होता है। जब कोई पर्सन अपना पैसा जमा करता है कैश लेजर के अंदर, बैंक जो कलेक्टिंग बैंक है, मान लो एचडीएफसी बैंक है, वो बैंक पैसा कलेक्ट करेगी और वो बैंक पैसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। आरबीआई में होता है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का अकाउंट, उसके अंदर वो लोग डाल देंगे। तो आपसे पैसा लिया और गवर्नमेंट के पास में जमा कर दिया, ये जैसे ही गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा कर देंगे, बैंक वाले एक CIN नंबर जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पॉइंट नंबर 6 पॉइंट का पहला वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, जनरेटिंग सिन। ये कौन जनरेट करेगा? वो बैंक जिसने आपसे पैसे लिए आपके कैश लेजर में डालने के लिए और बैंक के पास जमा
वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। अब सिन नंबर जैसे ही जनरेट करेंगे तो सिन नंबर उस टैक्स पेयर को भी इन्फॉर्म करते हैं और सिन नंबर पोर्टल को भी बताते हैं। ये पोर्टल होता है, पोर्टल को भी बता देते हैं कि भाई ये सिन नंबर से इस पर्सन ने हमारे पास में जमा किया है, हमने तो वहां पे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया, आपको भी बता रहे हैं। अब पोर्टल क्या करता है, ये कम्युनिकेशन वाला पॉइंट था, मैंने पॉइंट नंबर 2 बता दिया, ब्लू बॉक्स को छोड़ दो। लास्ट वाला पॉइंट है कॉमन पोर्टल एंड सिन नंबर। अब जब भी पोर्टल के पास में वो आ जाता है सिन नंबर, तो वो उस सिन नंबर को उस टैक्स पेयर को कम्युनिकेट कर देते हैं और उसको एक रिसीट भी दे देते, कम्युनिकेट नहीं करते सॉरी, उसको एक रिसीट दे देते हैं ताकि इससे एविडेंस मिल जाए कि हाँ भाई पैसा जमा हो गया गवर्नमेंट के पास, हमको सिन पता चल गया, ये लो आपकी रिसीट, आपने इतना इतना पैसा जमा किया। ठीक है, अब बीच में ब्लू बॉक्स बोलता है कि भाई कभी गलती से बैंक ने आपसे पैसा ले लिया और वहां पे जमा कर भी दिया गवर्नमेंट के अकाउंट में, लेकिन सिन नंबर जनरेट ही नहीं हुआ या फिर जनरेट हुआ लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुआ, पोर्टल को पता नहीं चला। अब पोर्टल को क्या पता चलेगा कि आपने पैसे वहां पे जमा कर दिए, तो पोर्टल को इंटीमेशन सिन नंबर से ही मिलती है। पोर्टल को अगर नहीं पता चलेगा तो आपके कैश लेजर में पैसा जमा नहीं होता। ऐसे केसेस में वो पर्सन बेचारा परेशान होता है क्योंकि उसके कैश लेजर में पैसा जमा नहीं हुआ, तो वो बैंक को उस जगह पे जाके रिप्रेजेंट करता है, मिलता है, जहाँ पे जो भी है बताता है कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, सिन नंबर जनरेट नहीं हुआ, और फिर वो इशू को रिजॉल्व करके सारी बातें हैंडल कर लेते हैं। ये पूरी बातें हमने पॉइंट नंबर 6 की देखी। अब पॉइंट नंबर 7 इज डिस्क्रिपेंसी। अगर आपको चलो पैसा वैसे जमा कर लिया, फ्यूचर में कभी भी आपको कहीं पे भी किसी टैक्स पेयर को अपने कैश लेजर में कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखती है, कुछ अनयूजुअल दिखता है, वो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को एक बार के लिए इंटीमेट करेगा और बताएगा कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी लग रही है, तो वो बता देगा जो भी प्लस माइनस उसमें हुआ है, ऑफिसर उसको चीज को हैंडल कर लेगा। उसके बाद में इंटर हेड ट्रांसफर। अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास कैश लेजर में, हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये बात सीजीएसटी एक्ट के लिए बोलिए, बाकी नीचे वाला पॉइंट बोलता है कि ये जो ग्रीन कलर की अमेंडमेंट है ये बाकी एक्ट के लिए भी अप्लाई होती है। मैं सीजीएसटी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सीजीएसटी एक्ट में मेरे पास मेरे जीएसटीएन नंबर में सीजीएसटी में पैसे पड़े हुए हैं कैश लेजर में, मैंने वो पैसा निकाल के अपने आईजीएसटी में भी डाल सकता हूँ, वही पैसा निकाल के मैं अपनी ही एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में डाल सकता हूँ, या फिर मैं अपने ही किसी सेस में भी डाल सकता हूँ। ये मेरे मेजर अकाउंट है और उसके माइनर भी होते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, जहां पे भी है मैं अपने वाले इसमें कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। कैश लेजर का पैसा अपने ही दूसरे वाले मेजर हेड या माइनर हेड में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो अमेंडमेंट की खास बात है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने का थोड़ा बहुत चांसेस है, वो आपको बी वाला पॉइंट है जो मैंने वहां पे रेड कलर से गोलाकार किया। 8 वाले पॉइंट के अंदर जो अमेंडमेंट आई है ग्रीन बॉक्स में, उसमें मैंने रेड कलर से गोलाकार किया, एक एरो भी मारा है। वो बोलता है कि अगर मेरे पास मैं मेरा जीएसटीएन नंबर है, मैं अपने सीजीएसटी के पैसे निकाल के मेरे ही पैन पे जो दूसरा जीएसटीएन नंबर है जो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको भी दे सकता हूं। मेरा और भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक पैन पे जितने भी मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन है मैं किसी को भी दे सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैं अपना सीजीएसटी का पैसा निकाल के उनके सीजीएसटी या उनके आईजीएसटी में डाल सकता हूं। मुझे अपने ही कैश लेजर में कहीं पे ट्रांसफर करना है तो सी का निकाल के आई में, सी का निकाल के एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस में कहीं पे भी डाल सकता हूं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, कहीं पे भी कुछ भी ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन दूसरों को जब देना है, दूसरों को देने के लिए मैं उनके सीजीएसटी या आईजीएसटी में डालूंगा। और दूसरी बात, मैंने बी वाले पॉइंट को एरो मार्क करके नीचे डाला है, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला दूसरों को पैसा बांटने के लिए पहले आप अपना गिरबान झांक के देखो। अगर आपकी ई लाइबिलिटी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई अनपेड लाइबिलिटी पड़ी है तो पहले खुद के ड्यूज गवर्नमेंट को पे कर दो। उसके बाद में अगर आपने अपने ड्यूज क्लियर कर लिए फिर भी कुछ कैश लेजर में आपके पास पैसा बढ़ा हुआ है तो आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के सीजीएसटी या आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो। ये बातें मैंने आपको वर्बली बताई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से भी बता देता हूँ, यू विल बी क्लियर विद ऑल द थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो आप बात कि अगर एक पैन पे, मेरी ग्रीन वाली पे बात करूं, मैं ग्रीन वाला हूं, मेरा एक पैन पे जीएसटीएन नंबर ये मेरा है, मैं ग्रीन वाला हूं, और मेरे आजू बाजू दूसरे जो जीएसटीएन नंबर है ये तो मेरे डिस्टिंक्ट है, ये पिंक वाले, इनकी बात छोड़ दो। पहले मेरा जीएसटीएन देखो ग्रीन कलर का और मेरा सीजीएसटी का कैश लेजर, मेरे सीजीएसटी का ग्रीन कलर के कैश लेजर में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो मैं अपने ही आईजीएसटी के कैश लेजर में डाल दूंगा, या फिर अपनी ही एसजीएसटी, यूटीजीएसटी उसमें डाल दूंगा, या फिर सेस में डाल दूंगा। तो मैं अपने वाले में तो कहीं पे भी डालूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मुझे पैसा बाजू वालों को बांटना है, ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं जीएसटीएन नंबर, ये मेरे डिस्टिंक्ट नंबर है, एक ही पैन पे मेरे बाकी जीएसटी नंबर है, ये मेरे डिस्टिंक्ट है। मैं इनकी सीजीएसटी में भी डाल सकता हूँ, इनके आईजीएसटी में भी डाल सकता हूँ। ये दो ऑप्शन मुझे दिए गए। इस बार की नई नवेली अमेंडमेंट आई है और उसी के नीचे मैंने येलो कलर के 2 पॉइंट्स मार के रखे हुए पिंक के नीचे दोनों जगहों पे। या इनको पैसा देने के पहले ये इंश्योर करना होगा कि ये मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब मुझे ये बात का खास ध्यान रखना है कि मेरे ही पैन के जो दूसरे जीएसटी वाले उनको दे सकता हूं, और उनको बांटने के लिए कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया कि खुद का कुछ अपने पैसे निकाल के अपने सीजीएसटी और एसजी का निकाल के आई में, एस में, यू में कहीं पे भी डालो चलेगा, लेकिन दूसरों को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको पहले अपना लाइबिलिटी चेक
लायबिलिटी रजिस्टर देखना होगा, कुछ आपकी लायबिलिटी में पेंडिंग ड्यूज तो नहीं है। पहले अपना पूरा ड्यूज क्लियर कर दो और उसके बाद में बाजू वालों को बांटना। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, बाद में किसी की मदद करो, ठीक है। ये आपको यहां से मैंने बता दिया कि दूसरों को बांटने के लिए आपको देखना होगा कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है और कंडीशन कंप्लाई करनी होगी। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं पे भी स्क्रीन पे लिखी हुई नहीं, मैं भूल गया, ये कैश लेजर का ही ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट लेजर को छोड़ दो भाई, वो अलग चीज है। हम कैश लेजर का ही पैसा एक दूसरे को दूसरे की कैश लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे, आपके दिमाग में चीजें बात क्लियर हो जाएगी। आपकी सीजीएसटी कैश लेजर के अंदर ये सारे मेजर हेड है जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी या फिर सेस। और मेजर हेड आपको, सॉरी माइनर हेड आपको ऊपर ग्रीन में दिख रहे हैं। जो ऑरेंज वाले हैं वो मेजर है और ग्रीन वाले वो माइनर हेड्स है। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये 5/4 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉलम दिख रहे हैं, कहीं से भी पैसा निकाल के कहीं पे भी ट्रांसफर करते हैं कैश लेजर में, ठीक है। कैश लेजर का कैश लेजर में दूसरे माइनर हेड्स में से एक मेजर से दूसरे माइनर में कहीं पे कुछ भी कर सकते हो, एनी प्रोबेबिलिटी विल डू, ठीक है। ये आपको ऐसी मैट्रिक्स से समझ में आ जाएंगी बातें, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये इस बार की भयंकर अमेंडमेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 8 का 1 जो बोलता है वो मैट्रिक्स के हिसाब से बोलता है, भाई अपने मेजर माइनर कहीं पे भी कुछ भी ट्रांसफर करो चलेगा। लेकिन 8 का जो 2 वाला है, 8 का जो बी वाला है और बी में नीचे जो मैंने एरो मार्क कनेक्ट किया, ये दोनों बातें जो है वो उस डिस्टिंक्ट पर्सन का जो मैंने बड़ा सा टेबल बताया था, डिस्टिंक्ट पर्सन को देना है और कंडीशन का ध्यान रखना है, ये आपको मैंने बताया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, अमेंडमेंट हुई थी, बता दिया। इंटर गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर, देखो आपको रीड करने से डिफिकल्टी होगी, लेकिन पहले मेरी बात समझ लो। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 जो पिंक कलर का है उसमें ये लिखा है कि भले ही आप अपनी सीजीएसटी से निकाल के किसी दूसरे की आईजीएसटी या कुछ भी डाल दो या अपने ही एसजीएसटी में डाल दो, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो एक्चुअली आपकी लेजर में एक ही जगह से दूसरी जगह की बुक एंट्री ट्रांसफर हो रही है। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि एक्चुअली गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करेगी, गवर्नमेंट अपने इस वाले अकाउंट से निकाल के उस वाले अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल के स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर करेगी। तो गवर्नमेंट के बीच में फंड ट्रांसफर होगा, एक्चुअली पैसों का ट्रांसफर होगा। ये खाली बुक एंट्री नहीं होगी, ये पैसों का एक्चुअल ट्रांसफर होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। अब ये पॉइंट नंबर 9 के ऊपर क्वेश्चन बनना डिफिकल्ट है, लेकिन ये लॉ मेकर्स ने गवर्नमेंट को ईजमेंट करने के लिए, इजी करने बनाने के लिए बनाया। पॉइंट नंबर 10 की अगर बात करें तो डीम डिपॉजिट और डीम रिफंड, अगर आपने अपने कैश लेजर में से कुछ भी पैसा यूज किया है, आपने पेमेंट करी है, कुछ भी किया, तो जब पैसा जाता है तो मानेंगे डीम्ड रिफंड हो गया। और कोई भी पैसा अगर क्रेडिट लेजर में आता है तो वो मानेंगे कि उसमें डिपॉजिट हो गया, ठीक है। एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द कैश लेजर विल बी डीम्ड एज अ डीम्ड डिपॉजिट, एंड अगर उसमें से पैसा निकल के जा रहा है इट विल बी डीम्ड एज अ रिफंड क्लेम फ्रॉम द कैश लेजर। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, क्रेडिट टू द ई कैश लेजर, जो भी पर्सन पैसा डिपॉजिट करता है वो आपके ई कैश लेजर में क्रेडिट किया जाता है। जब भी डिपॉजिट करते हैं वो कैश लेजर में क्रेडिट होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लेजर, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, आप कैश लेजर को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, कोई भी पेमेंट करने के लिए, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, कुछ भी अमाउंट आपको पे करना है कैश लेजर से पे कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 13 आपको बोलता है डेट ऑफ डेबिट इन द ई कैश लेजर, जब भी आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, अब मैं अपने कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करता हूं, क्रेडिट करता हूं, मेरे बैंक से निकाल के कैश लेजर में पैसे डालता हूं, ये नहीं बोलेंगे कि मैंने गवर्नमेंट को पैसा दिया है। जब मैंने अपने कैश लेजर को डेबिट मार के गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया, जब मैं वो एंट्री करता हूं, क्लिक मारता हूं, डेबिट हो जाती है और वहां से पैसा निकलता है, वो होता है दी डेट ऑफ डेबिट टू द कैश लेजर। जिस दिन मैं पैसा जमा करता हूं वो नहीं मानेंगे, जिस दिन हमने एक्चुअली गवर्नमेंट को डेबिट मार के दिया वो होती है डेट ऑफ डेबिट टू द क्रेडिट कैश लेजर, सॉरी। 14 वाला बोलता है जो भी बैलेंस पड़ा है कैश लेजर में आप उसका रिफंड ले सकते हो एज पर सेक्शन 54, जो भी है सेक्शन 54 की रिफंड की कंप्लायंसेस करोगे आपको रिफंड मिल जाएगा। कॉमन पॉइंट्स फॉर ई कैश लेजर एंड ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर क्रेडिट लेजर में दोनों में कॉमन पॉइंट्स ये है कि अगर कभी भी आप पैसा रिफंड क्लेम करते हो, मतलब आपके कैश या क्रेडिट लेजर से पैसा जा रहा है, जब भी आप रिफंड क्लेम करते हो ये मानेंगे कि आपके वो पैसा डेबिट हो गया आपके अकाउंट में। और जब भी आप रिफंड, आपने चलो रिफंड आपको मिल भी गया और वापस से गवर्नमेंट ने बताया कि जो रिफंड आपको दिया था ये तो एरोनियस रिफंड था, अब वापस से आप अपना पैसा वापस से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपकी कैश या क्रेडिट लेजर में पैसा रिक्रेडिट हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा। पहले पड़ा हुआ था, आपको रिफंड दे दिया, मतलब यहाँ से पैसे निकल गए, डेबिट हो गया। अब वापस से आपने आपके पास में से पैसे वापस से गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट ने आपकी क्रेडिट लेजर के अंदर वापस से डाल दिया या फिर कैश लेजर में वापस से डाल दिया, वी कैन कॉल इट एज अ रिक्रेडिट टू द क्रेडिट लेजर और कैश लेजर, ठीक है। पैसा वापस आ रहा है, रिक्रेडिट हो रहा है। ये पूरी बातें हमने देखी ई कैश लेजर के रिस्पेक्ट में। अब आपको देखना है ई क्रेडिट लेजर किस चिड़िया का नाम। ई क्रेडिट लेजर सेक्शन 49 की बातें हैं, ये भी सेक्शन 49 ही है। सेल्फ असेस्ड आईटीसी, जब भी आपको आईटीसी लेना है उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है,
सेल्फ असेस्ड आईटीसी, आपको आईटीसी अपने मंथली या क्वार्टरली रिटर्न के अंदर लेना है, सेल्फ असेस करके देखना। सेक्शन 16 की कंप्लायंस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। 42, 43 जो रूल नंबर है उसके हिसाब से कितना मेरे को लेना है और बाद में कितना प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सेल्फ असेसमेंट करके आप अपना क्रेडिट लेते हो और सब कुछ मैनेज करते हो। पॉइंट नंबर 2 बोलता है यूटिलाइजेशन या फिर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी जब भी आपके पास में पड़ा, आपके क्रेडिट लेजर का पैसा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूज करेंगे, आप उसमें से कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी का पैसा पे नहीं कर सकते। क्रेडिट लेजर का पैसा सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए होगा। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन भी मैंने वहां पे डाल दी है फॉर योर रेफरेंस। इट मींस टैक्स चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मैं जो भी टैक्सेबल सप्लाई करता हूं उसके ऊपर जो भी टैक्स का अमाउंट होता है वो मेरा आउटपुट टैक्स होता है। फिर चाहे मैंने आउटपुट सप्लाई खुद से करी है, ये एजेंट से करी है, ये सब मेरी टैक्सेबल सप्लाईज है। जो आउटपुट टैक्स है ये मेरे को पे करना होता है। नीचे क्लियरली बोला है डेफिनेशन में, इट एक्सक्लूड्स एनी टैक्स चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो अगर आरसीएम में मुझे कुछ टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है, वो मेरी आउटपुट टैक्स नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये कि मेरे को जब भी आरसीएम वाला टैक्स पे करना है, मैं क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकता। ये आपने प्रैक्टिकली अपने ऑफिस में भी देखा होगा। उस पॉइंट नंबर 2 का जो सेकंड सब पॉइंट है वो यही बोलता है क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर दीज टू पार्ट्स। कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी पे करनी है उसके लिए क्रेडिट लेजर का यूज नहीं करेंगे, और कोई भी आपको आरसीएम वाला 9394 वाला टैक्स पे करना है उसके लिए आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं करेंगे। आप एक बार ऊपर के लिए देख लो, आपको अभी ठीक ऊपर पॉइंट नंबर 12 दिख रहा होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ कैश लेजर। कैश लेजर को यूज करो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, टैक्स पे करने के लिए, अदर ड्यूज, आरसीएम 9394 पे करने, कुछ के लिए भी करो, कोई चलेगा। क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्रेडिट लेजर को आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए यूज करना होगा। सर्कुलर आया और सर्कुलर ये बात को कंफर्म करता है जो मैंने अभी बताया कि भाई क्रेडिट लेजर से सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करेंगे, कोई दूसरा अमाउंट पे नहीं कर सकते, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, यहां तक कि आरसीएम वाली जो लायबिलिटी होती है 9394 वो भी आप पे नहीं कर सकते। लास्ट एक पॉइंट इन्होंने सर्कुलर में कंफर्म करी कि अगर आपको कोई चीज का रिफंड, क्रेडिट लेजर आपको रिफंड जब गवर्नमेंट ने दिया था कैश में दिया था, इट वाज सैंक्शनड इन कैश, मतलब आपके बैंक में पैसा जमा करके गवर्नमेंट ने आपको मान लो 40,000 का रिफंड दे दिया। अब जब पता चल गया कि एरोनियस रिफंड है, आपको वापस गवर्नमेंट को पैसा देना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप एक काम करो मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, मैं वहां से आपको 40,000 दे देता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसके लिए यूज नहीं करना, अपने जेब से पैसा नहीं निकालना है, रोकड़ा आप लेके बैठना चाहते हो। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं, अगर आपको रिफंड दिया था कैश में तो वापस आपको एरोनियस रिफंड का पैसा जब गवर्नमेंट को वापस करना है तो वो भी कैश में ही करना पड़ेगा। क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज करने की सोचना भी मत। ये सर्कुलर में क्लैरिफाई किया। ये रेड कलर का टिक मार्क जो एकदम स्क्रीन के नीचे दिख रहा है, ये उसी बात पे बात करता है। ऑर्डर ऑन मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, ओम 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 ओम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होता है। जैसे बैटिंग ऑर्डर पे जाते हैं, ओपनिंग करते हैं सहवाग और सचिन, और उसके बाद में विराट या फिर रोहित शर्मा ये आते हैं, तो उस ऑर्डर से जाते हैं। पहले जाएगा सचिन खेलने के लिए, सहवाग खेलने के लिए ओपनिंग करेगा, और उसके बाद में बाकी सारे बैट्समैन आते हैं, लास्ट में धोनी आता है। तो ये भी ऑर्डर है, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करो, और जब वो काम हो जाएगा उसके बाद में सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे, और फिर उसके बाद में ग्रे वाला एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे। लेकिन ये साइमल्टेनियसली जाएगा। जैसे ही आपने आईजीएसटी का क्रेडिट उठाया है हाथ में, अब आपको देखना है व्हाट इज द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। अब अगर सहवाग और सचिन बैटिंग करने उतरे, बैटिंग ऑर्डर है, पहले वो लोग उतरे, तो कैसे कितने रन मारने, कितना रन रेट रखना है, और 10 ओवर में क्या क्या रखना है, क्या टारगेट है, विकेट खोने नहीं खोने, वॉटेवर, कैसे खुल के खेलना है नहीं खेलना है। तो मैनर ऑफ बैटिंग, आपको कैसे मैनर, कितनी 50 ओवर खेलनी है, क्या खेलना है, कुछ सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो क्रेडिट यूटिलाइज करते वक्त भी आपको ये देखना होगा, आईजीएसटी क्रेडिट यूज करने के लिए सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करो, और उस वाले अमाउंट से आईजीएसटी की क्रेडिट लायबिलिटी पे करने के बाद फिर भी कुछ पैसा बच रहा है, तो फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये लायबिलिटी आप पे ऑफ कर सकते हो इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। एनी ऑर्डर मतलब पहले सी पे करो, फिर एस पे करो, या फिर पहले एसजीएसटी यूटीजीएसटी पे करो, बाद में सी पे करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनी प्रोपोर्शन, 20-30, 80-20, 25-75, 50-50, 100-0, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी ऑर्डर, एनी प्रोपोर्शन। उसके बाद में आ जाएंगे नीचे, आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट आपने यूज कर लिया, खत्म कर दिया। अब आते हैं सीजीएसटी क्रेडिट पे। यहाँ पे भी वापस से मैंने वही बात लिखी हुई है क्लियरली कि सीजीएसटी का क्रेडिट पे करने के, यूटिलाइज करने के पहले इंश्योर करेंगे कि आईजीएसटी कंप्लीटली खत्म हो चुका है, मैंडेटरी, या मैंडेटरी है, पहले आईजीएसटी खत्म करना पड़ेगा, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट उठाएंगे, और उस क्रेडिट से पे करेंगे हम लोग पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी, फिर भी कुछ पैसा बच रहा है तो आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करेंगे, और फिर भी अगर सीजीएसटी का क्रेडिट बच रहा है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। सीजीएसटी का क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी की लायबिलिटीज, ठीक है। ये बात इन्होंने क्लियरली बोली है, नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, रेड में लिखी हुई है।
फिर आ जाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट पे। उससे अगर वो क्रेडिट से पहले तो एसजीएसटी यूटीजीएसटी की लायबिलिटी पे करेंगे, और फिर भी कुछ पैसा बच रहा है तो आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करेंगे, और फिर भी कुछ पैसा बच रहा है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। एसजीएसटी यूटीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी के लिए पे हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं लगेगा, सी और एस का आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब आपको वो ग्रे बॉक्स दिख रहा है टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, वहां पे पॉइंट नंबर 3 को मैंने एनसर्कल किया हुआ है। उसमें यही बोलने की कोशिश की है कि अगर आपको आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करनी है तो पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करो, और वो भी खत्म हो जाए तो फिर सीजीएसटी का क्रेडिट उठाना, और फिर वो भी खत्म हो जाए तब जाकर के आप एसजीएसटी की क्रेडिट यूज करोगे फॉर पेइंग आईजीएसटी लायबिलिटी। पहले आप एसजीएसटी नहीं उठाओगे, पहले सीजीएसटी उठाओ, ठीक है। ये पूरी बातें हमने देखी। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, ओम 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 ओम, ऑर्डर मैनर, ऑर्डर मैनर, ऑर्डर मैनर, ऐसे करके जाना, ठीक है। ये पूरी बातें खत्म हुई। पॉइंट नंबर 4 और 5 रूल 86 और 86B ए और बी की बातें हैं। ये मैंने ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर में आपको करवा दिया था, यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करेंगे। रिक्रेडिट टू द क्रेडिट लेजर, आपने पैसा वापस से अपने क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट करवाया। आपके क्रेडिट लेजर में से पैसा जब जाता है तो वो डेबिट हो जाती है, तो पैसे निकल गए और आपको वहां से गवर्नमेंट ने आपको रिफंड दे दिया। क्रेडिट लेजर में पैसे पड़े हुए, आपको रिफंड दे दिया, तो उस तरीके से होगा। सॉरी, यहाँ पे अगर आपके क्रेडिट लेजर में कुछ पैसे पड़े और आपने डेबिट मार के गवर्नमेंट को दिया है, डेबिट मार के अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करी है, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट करने के बाद पता चला कि आपने कुछ यहाँ पे टैक्स का अमाउंट जो था वो रॉन्गली पे कर दिया था या फिर एक्सेस पे कर दिया था। अब आप वापस से गवर्नमेंट को कह रहे हो कि मेरे को मेरा पैसा रिफंड कर दे, तो गवर्नमेंट आपको वापस जब देगी आपके क्रेडिट लेजर के अंदर रिक्रेडिट करेगी। क्रेडिट लेजर से पैसा दिया था तो जब वापस आएगा तो क्रेडिट लेजर के अंदर ही आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में 6 का जो सेकंड वाला पॉइंट है ये अमेंडमेंट है। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको एक चार्ट से बताने वाला हूँ। नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। 86B के अंदर जो 4B बोलता है, ये नया वाला पॉइंट इंसर्ट हुआ है कि अगर आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का या फिर टैक्स पेड ऑन आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रूल 96 के हिसाब से आप कर रहे थे और उसका आपको रिफंड दे दिया, अब रिफंड दे दिया गया और रिफंड के बाद पता चला आपको ये दोनों रीजंस की वजह से आपको रिफंड मिला था, और बाद में पता चला कि जो रिफंड आपको मिल चुका है वो एक एरनियस रिफंड है। आपने पैसा कैश लेजर में जमा किया, गवर्नमेंट उसको वापस अपने पास लेके आपके क्रेडिट लेजर के अंदर रिक्रेडिट कर देगी, जिसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको चार्ट से बता देता हूं। अब सिर्फ रेड वाले बॉक्स पे ध्यान दो। रेड वाले बॉक्स पे यहाँ पे इन्होंने बोला रिफंड अगर आपको 2 चीजों का मिला था, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का मिला था या फिर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इन 2 चीजों का आपको रिफंड मिला। गवर्नमेंट ने आपको पैसा आपके क्रेडिट लेजर में से निकाल करके आपको बैंक में आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। बाद में पता चला कि रिफंड एरोनियस था, किसी रीजन की वजह से आपको गलत से रिफंड मिल गया था। वो पैसा जब आप अपने कैश लेजर में डिपॉजिट करके गवर्नमेंट को वापस दोगे तो गवर्नमेंट आपके क्रेडिट लेजर में वापस उस बैलेंस को रीइंस्टेट कर देगी। ये अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आपको रिफंड 2 सूरतों में मिलता है, या तो आपकी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है या फिर आपकी एक्सपोर्ट जो आपने करी है, जीरो रेटेड सप्लाई जो आपने करी है, आउटवर्ड पे आपने कोई भी टैक्स नहीं पे किया तो आपकी इनवर्ड पे जो भी आईटीसी आई हुई थी वो पड़ी हुई थी, तो वो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड आपको 2 सूरतों में मिला। या फिर दूसरा वाला एक्सपोर्ट आपने आईजीएसटी पे किया था आउटवर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते वक्त और उसका आपको रिफंड पे किया जो आपने आउटवर्ड पे किया हुआ था, उसका जब आपको रिफंड दिया जाता है, एरोनियस रिफंड आप वापस गवर्नमेंट को देते हो तो गवर्नमेंट आपको रिक्रेडिट कर देगी। ये आपको यहां से मैं स्लोली बता देता हूं। क्रेडिट लेजर में मान लो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं हो रहा है। अब आपको बाकी चीजों पे ध्यान दो। कैश लेजर में 1 रुपया भी नहीं है और उस पर्सन के बैंक अकाउंट में फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। वो 1 लाख रुपया उसने रिफंड मांगा, गवर्नमेंट ने उसका रिफंड क्रेडिट लेजर में से पैसा निकाल के अपने पास लिया और अपने पास में से उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। क्रेडिट लेजर से पैसे निकाल के अपने पास लिया और अपने पास से उस पर्सन को दे दिए। अब यहाँ पे देखो उस पर्सन के अब आपको क्रेडिट लेजर दिख रहा है वो 0 हो गया, क्योंकि बैंक ने वो 1 लाख रुपया आपके बैंक में, गवर्नमेंट ने वो 1 लाख रुपया आपके बैंक में एज अ रिफंड आपको दे दिया। उस रजिस्टर्ड पर्सन के पास 1 लाख रुपया पड़ा है, लेकिन अब या तो गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट वाले उसको इंटीमेट करते हैं या उसको खुद को पता चलता है कि ये एरोनियस रिफंड है। अब वो रिफंड का 1 लाख रुपया वापिस से अपने कैश लेजर में डिपॉजिट करने जा रहा है, लेकिन इट विल बी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, क्योंकि आपने जितने भी दिन पैसे यूज किए रिफंड एरोनियस रिफंड जब वापस दे रहे हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दोगे। इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं उसने 1 लाख रुपए के साथ में 2000 रुपए का इंटरेस्ट जमा किया है। अब उसके बैंक से पैसे निकल के कैश लेजर में जा रहे हैं, क्रेडिट लेजर में नहीं जाएंगे, क्रेडिट में तो पैसा आता है कहीं से, हम कैश लेजर में खुद डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप सीन देख लो, पॉइंट नंबर 3।
अब इसके बैंक में भी पैसा जीरो हो गया, क्रेडिट लेजर तो जीरो था ही, वहां से उसके पास आ गया था, बैंक से भी पैसा निकल के इसके यहाँ पे आ गया है कैश लेजर के अंदर 1 लाख रुपया। लेकिन पैसे कैश लेजर में डिपॉजिट करने से बात नहीं बनती, आपको एक्चुअली गवर्नमेंट को वो पैसा डिपॉजिट करना होगा। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में डालने के लिए फॉर्म जीएसटी DRC 03 वाला फॉर्म भरोगे। यहाँ पे डिपॉजिट जो आप कर रहे हो 1,02,000 विद द गवर्नमेंट, दिस इज थ्रू द कैश लेजर। कैश लेजर से आपने डिपॉजिट किया हुआ है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो 1 लाख रुपए जो आपने लिए थे, 1,02,000 जो दिए थे, उसमें से 2,000 गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे, और बाद में वो 1 लाख रुपए आपके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। कैन आई नॉट से ये रिक्रेडिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पैसे तो यहीं पे थे, घूम फिर के दुनिया घूम के वापस से आपके क्रेडिट लेजर में ही आ गए। तो यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि आपने जब कैश लेजर से पैसा जमा किया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कैश लेजर से पैसा लेके आपके क्रेडिट लेजर में डालेगी, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी, क्रेडिट लेजर से शुरुआत हुई थी। आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिला था, तो वापस आके वो क्रेडिट लेजर में ही जमा हो जाएगा। ठीक है, ये बात इन्होंने एक उस पॉइंट के थ्रू बताई थी जो मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, बैंक में पैसा नहीं है, कैश लेजर में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास 2,000 रुपए, वो तो उनकी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया जो इंटरेस्ट था, और बाकी 1 लाख आपका जो आईटीसी का जो भी क्रेडिट लेजर में पैसा था वो वापस से रिक्रेडिट हो गया। ठीक है, ये पूरी बातें मैंने आपको यहाँ से बता दी। अब इसमें कुछ ज्यादा खास बात बची नहीं है। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यहाँ पे खत्म हुआ। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे बस इतना सा ही है, all the liabilities with of a taxable person shall be maintained and recorded in his electronic liability register। जितना भी गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, अदर ड्यूज, ये सब कुछ लायबिलिटी रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है, जब भी आपको गवर्नमेंट को पैसा डिस्चार्ज करना है, ये ऑर्डर में डिस्चार्ज करेंगे। सर, सबसे पहले फर्स्ट द प्राइमरी पॉइंट इज सेल्फ असेस टैक्स या फिर अदर ड्यूज जैसे इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड, पहले वाले टैक्स पीरियड का वो पहले पैसा चुकाओ। उसके बाद में सेल्फ असेस टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ऑल अदर ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू द करंट टैक्स पीरियड, और ये भी पे कर लिया उसके बाद में एनी अदर सम्स व्हिच आर पेएबल टू द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग 73-74 की डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग। जो भी आपको पैसा मांगा गया 73-74 वो थर्ड इसमें आता है। पहले तो पुराने ड्यूज पे करो, फिर करंट टैक्स पीरियड के पे करो, फिर 73-74 के जो आपको अगर कुछ डिमांड रिकवरी आई है वो लास्ट में पे करना है। ठीक है, मीनिंग ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है टैक्स ड्यूज मतलब सिर्फ टैक्स का अमाउंट, does not include any interest, late fee, penalty and other dues, मतलब टैक्स को छोड़ के जो भी बाकी अमाउंट होता है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। उसके बाद में आपको कंक्लूजन दिख रहा है, वो कंक्लूजन आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो वो आप 2 मिनट में पढ़ लोगे, मॉड्यूल से देखा था, अच्छी चीज है तो डाल दी। ये पूरी यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब हम इसके बाद में देखेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 59, वेरी इंपॉर्टेंट धमाका। ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।